देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग जो अमेरिकन ज्योग्राफर्स पढ़ रहे थे, उनकी सीरीज़ को अगर स्टडी करते हैं तो अब नाम आता है आपका मार्क जेफरसन का। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है ये मार्क जेफरसन। क्लियर? तो इसमें देखते हैं इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था। तो उसने नगर के आकार, विस्तार एवं कार्यों का अध्ययन किया। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इस पर आइए। उनका प्रमुख योगदान है सेंट्रल प्लेस का विचार। देखिए, मैं फिर बताता हूँ आपसे, सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसकी है? वाल्टर क्रिस्टालर की है। लेकिन ये जो थॉट है सेंट्रल प्लेस, ठीक है, ये किसने डेवलप किया था? मार्क जेफरसन ने। ठीक है, केंद्रीय स्थान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? मार्क जेफरसन ने दिया था आपके। ठीक है, प्राइमेट सिटी आप जानते ही हैं, मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ आपको। प्राइमेट सिटी का जो नियम है वो मार्क जेफरसन ने दिया था। और रेलो द्वारा सभ्यता का विचार मीन्स सिविलाइजिंग रेल्स का विचार किसने दिया था? मार्क जेफरसन ने। रेलो द्वारा सभ्यता का विचार का क्या मतलब है कि सभ्यता का जो विचार हुआ है और जो प्रसार हुआ है, डेवलपमेंट और स्प्रेडनेस जो हुई है सभ्यता की, कल्चर, ठीक है, जो मतलब हुई है वो किस वजह से हुई है? रेलों के द्वारा, मीन्स रेलवेज के थ्रू। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रेलों द्वारा सभ्यता का प्रचार और जो विकास हुआ वो किसके द्वारा हुआ था? ठीक है, रेलों के द्वारा हुआ था सभ्यता का। और ये बात किसने कही थी? मार्क जेफरसन ने। ठीक है, क्या कि जो रेलों द्वारा सभ्यता का प्रचार हुआ, ये बात कौन कहते हैं? मार्क जेफरसन कहते हैं। ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर जो हम एक बार माजिद हुसैन साहब की बुक देखें, ये देखिए आपके सामने बुक रखी है मैंने। अब इसमें अगर जो हम लाइन बाय लाइन चलते हैं तो देखिए, आप पेन की टिप को फॉलो कीजिएगा। उसने शहर के आकार, विस्तार, कार्यों तथा रेल से जुड़ी उनकी क्षेत्रों का परीक्षण प्रस्तुत किया और सारगर्भित उक्त सभ्य बनी रेल चरितार्थ बनाई। ठीक है, समझ में आया? सभ्य बनी रेलें, यानी रेलों ने क्या करा? सभ्यता को जोड़ा आपस में। केंद्रीय स्थान, प्रमुख नगर, प्राइमेट सिटी के नियमों और सभ्य बनी रेलों की अवधारणाओं को जेफरसन ने ही नामांकित किया। सेम वही बात लिखी हुई है। उसने अनेक बार व्यक्त किया था कि भूगोल का उद्देश्य प्रधानतः मानव से जुड़ा है कि वे क्षेत्र में कहाँ 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 हैं, वहाँ वे क्या, कैसे वे क्या हैं और वहीं वे क्यों हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि मार्क जेफरसन ने, जो आपके मार्क जेफरसन हुए हैं अमेरिकन ज्योग्राफर, उनका स्टेटमेंट है। ये पूछ सकते हैं कि उनका क्या स्टेटमेंट था मार्क जेफरसन का। ठीक है, उनका क्या स्टेटमेंट है ज्योग्राफी में, कि ज्योग्राफी का मेन डेवलपमेंट या उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्योग्राफी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मानव से जुड़ा है कि वे क्षेत्र में कहाँ हैं, वे क्षेत्र में कहाँ हैं, वहाँ वे कैसे हैं, क्या हैं और वहीं वे क्यों हैं। ये वाली लाइन आपको याद रखनी अच्छे से। ठीक है, ऐसे करके इसको याद रख लीजिएगा शॉर्ट में, कहाँ हैं, क्यों हैं और वहीं क्यों हैं। ये वाली बात कौन कहता है मानव के लिए? मार्क जेफरसन। ठीक है, ये इनका मेनली कंट्रीब्यूशन था। बस इसमें हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब आते हैं आपकी कौन? एलन चर्चिल सैंपल। ठीक है, लिखा है ना आपका ईसी सैंपल। एलन चर्चिल सैंपल में पहला स्टेटमेंट देखिए, ये रेडजल की छात्रा थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, हालांकि इतना लग नहीं रहा आपको, लेकिन ये पूछ लेते कई बार कि ये किसकी स्टूडेंट रही हैं? फ्रेडरिक रेडजल की रही हैं। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफर है दोनों ही, रेडजल भी और सैंपल भी। वह एक नियतिवादी चिंतक थी तथा उन्होंने कहा था कि मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नियतिवादी मीन्स जो पर्यावरण को ऊपर रखते हैं और मानव को नीचे। तो उन्होंने क्या कहा था कि मानव जो है वो पृथ्वी के धरातल की उपज है। जो पृथ्वी का धरातल है उसकी उपज कौन है? मानव है। ठीक है, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है जो एलन चर्चिल सैंपल ने कही है। सैंपल के अनुसार प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण केवल मनुष्य के भोजन, वस्त्र, आवास एवं आर्थिक विकास पर ही नहीं, वरन उसके विचारों, भावनाओं और धार्मिक विश्वास, सामाजिक संगठन पर भी पड़ता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एलन चर्चिल सैंपल क्या कहती हैं कि मानव की जो प्राकृतिक वातावरण का जो नियंत्रण है वो केवल मनुष्य के रहन सहन, भोजन, खान पीन और जो जॉब वो भी करता है उस पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके विचारों पर भी पड़ता है। उसकी भावनाएं कैसे डेवलप होती हैं, उसके धार्मिक विश्वास कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करती है। मीन्स एक तरीके से उसके थॉट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो सोशली हो, मेंटली हो, कल्चरली हो और रिलीजन से रिलेटेड हो, तो उनका भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मानव के ऊपर। किसका? प्राकृतिक वातावरण का। तो ये वाली लाइन आपको दोनों ही याद रखनी है कि मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है, और ये दूसरा जो स्टेटमेंट है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा माजिद हुसैन साहब की बुक से पढ़ते हैं इसको। तो देखिए आपके सामने लिखा है यहाँ पर एलन चर्चिल सैंपल। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही आपके देखिए कॉमन लिखी हुई है, वातावरण नियतिवादी थी ये। ठीक है, पेन के टिप को फॉलो कीजिएगा, वातावरण नियतिवादी थी।
ठीक है। इनकी बुक का नाम देखें तो इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। और दूसरी कौन सी है? अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस। ठीक है, दोनों ही बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक इन्वायरमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक इन्वायरमेंट एंड अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखनी है। अब यहाँ से आइए, देखिए जो अंडरलाइन के वो पॉइंट है। स्थानिक संबंधों, स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में सैंपल ने ठीक ही व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया है? पेन की टिप को देखकर ध्यान से पेन की टिप को फॉलो करेंगे तो अब नहीं ध्यान ब्रेक होगा आपका। जो स्थानिक संबंध होते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप होती है, उनके बारे में सैंपल ने क्या व्यक्त किया है? तराजू के एक पलड़े में जलवायु व पौधे जीवन और दूसरे पलड़े में सभ्यता व राजनीतिक स्तर बने हैं जो लोकेशन को स्पष्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। देखिए मैंने अभी कॉलम भी बनाया इस लाइन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तराजू की बात कौन करती हैं? तराजू के पलड़े की एलन चर्चिल सैंपल, जिसमें वो कहती है कि एक पलड़े में तो जलवायु व पौधा जीवन है और दूसरे पलड़े में सभ्यता व राजनीतिक स्तर है। ठीक है, ये चीज़ है। और जो स्थानिक लोकेशन को स्पष्ट करते हैं, मीन्स लोकेशन को स्पष्ट कौन करता है? तराजू के दोनों पलड़े। एक पलड़े में जलवायु और पौधे जीवन के बारे में बताया जा रहा है और दूसरे पलड़े में सभ्यता और राजनीतिक स्तर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, मनुष्य पृथ्वी की उपज है। ठीक है, ये आप समझ गए, यही सेम लाइन है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह केवल पृथ्वी का बालक है, उसकी धूल है, बल्कि पृथ्वी ने मनुष्य का माँ के समान पालन पोषण किया है, उसको खिलाया पिलाया है, उसे काम में जोता है, उसके विचारों को दिशा दी है और कठिनाइयों में उसे अवगत कराकर प्रखर बुद्धि व शक्तिशाली बनाया है। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है ना एलन चर्चिल सैंपल ने। नेचर को बता रहे हैं कि नेचर किस तरीके से अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है ह्यूमन को। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से लिखे ना, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह केवल पृथ्वी का बालक ही है या उसकी धूल ही है। ठीक है, क्या है तात्पर्य? बल्कि पृथ्वी ने मनुष्य का माँ के समान पालन पोषण किया है, उसको खिलाया पिलाया है, काम में जोता है। ठीक है, ये पूरी लाइन जो यहाँ तक है ये आपको अच्छे से याद करनी है कि किसने कही थी? एलन चर्चिल सैंपल ने कही थी। ठीक है, एक देखिए सैंपल का एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी है कि सैंपल ने अपने जीवन काल के अंतिम चरण में भूमध्य सागर के भूगोल, ठीक है, भूमध्य सागर का भूगोल की किताब है। ठीक है, किताब का नाम क्या है? भूमध्य सागर के भूगोल पर पुस्तक लिखना आरंभ किया, जो धीमी गति से पूर्ण हुआ। लेकिन आपको सिर्फ ये बुक का नाम याद रखना है। ये किसकी है? भूमध्य सागर के भूगोल, एलन चर्चिल सैंपल की है। ठीक है, एक इनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्या लिखती है एलन चर्चिल सैंपल? समान भौगोलिक समान भौगोलिक परिस्थितियां में आवासित लोगों का समान इतिहास, समान संस्कृति और समान जीवन जीने का ढंग एक जैसा होता है। कहने का मतलब क्या है? वो कह रही हैं कि जो एक समान भौगोलिक परिस्थितियां होती है ना, यानी एक जैसी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बिल्कुल सिमिलर जो हैं, सिमिलर यानी एक समान भौगोलिक परिस्थितियों में जो लोग रहते हैं, उनका एक जैसा तो इतिहास, एक जैसी संस्कृति और एक जैसा जीवन जीने का ढंग मिलता है। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है कि वो नियतिवादी दार्शनिक विचार उनके अंदर थे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि भाई ये वाली बात किसने कही थी, तो आपको पता होनी चाहिए, एलन चर्चिल सैंपल ने कही थी। ठीक है, देखिए अब जोग्राफिकल थॉट में जो आपके नेक्स्ट जोग्राफर हैं वो हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक है, क्या नाम है इनका? एल्सवर्थ हंटिंगटन। ये अमेरिकन है। ठीक है, और नियतिवादी हैं। देखिए लिखा भी हुआ है मैंने नीचे, नियतिवादी। ठीक है, वह एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, भूगोलवेता एवं जलवायु वैज्ञानिक थे। ठीक है, बेसिकली एल्सवर्थ हंटिंगटन का किस में है? क्लाइमेट में इनका योगदान माना जाता है। ठीक है, तो लिखा भी यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे। देखिए एक बात को बता देता हूँ, ये डिटर्मिनिस्ट और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है। डिटर्मिनिस्ट का ही जो एडवांस ट्रूप होता है ना, मीन्स बहुत ज़्यादा, जो बहुत ही ज़्यादा प्रकृति को मानते हैं, पर्यावरण को मानते हैं, उनको कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट। ठीक है, तो ये थे आपके एल्सवर्थ हंटिंगटन। इनकी जो कुछ फेमस बुक्स हैं वो आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले है द पल्स ऑफ एशिया। ठीक है, द पल्स ऑफ, हिंदी में याद करने से अच्छा है इंग्लिश में याद कीजिएगा। द पल्स ऑफ एशिया, पहली बुक कौन सी है इनकी? एल्सवर्थ हंटिंगटन की, द पल्स ऑफ एशिया। दूसरी है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। तीसरी है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। याद रखना, मैंने आपको बताया प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी है एक बुक, वो किसकी है वो आप खुद देखना, लेकिन ये है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर आता है मेन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है,
और पांचवी बुक है कैरेक्टर ऑफ रेसेस, प्रजातियों का लक्षण। इनकी ये पांचों ही बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई बुक छूटनी नहीं चाहिए इनकी, ठीक है। पांचों ही बुक आपकी, ऑल 5 बुक्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सभी पांचों बुक आपको सभी की सभी पांचों बुक्स आपको याद करनी है, कोई बुक आपकी छूटनी नहीं चाहिए। तो अब हम इसमें देखिए, अपनी पुस्तक सभ्यता एवं जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट में, तो आपको ऑब्वियसली पता चल रहा होगा कि एक तरफ सिविलाइजेशन की बात कर रहे होंगे, ठीक है, मानव की जो सभ्यता है सिविलाइजेशन है उसके बारे में, और दूसरा जलवायु के बारे में। तो उसमें हंटिंगटन क्या कहते हैं कि उष्ण कटिबंध की सीमा पर स्थित 21 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा में संबंध स्थापित किया गया है, ठीक है। आरंभिक सभ्यताओं का, जो शुरुआत में जो सभ्यताएं थी, कौन सी, जो बहुत प्राचीन टाइम पर डेवलप हुई थी, उन सभ्यताओं का जो डेवलपमेंट है वो कौन सी सीमा पर बताते हैं, वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा, देखिए यहाँ पे लिखा है 21 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा के संबंध में। 21 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा कौन सी कह रहे हैं, ये नदर्न हेमिस्फीयर की कह रहे हैं, ठीक है, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर की, दोनों के लिए कह रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो हंटिंगटन के अनुसार सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन होता है एवं जलवायु का प्रभाव सांस्कृतिक कारकों पर पड़ता है। तो समझ रहे हैं, वो क्या कहते थे हंटिंगटन के, जैसे सूर्य चेंज होता है उसी हिसाब से क्या होता है, आप जानते हैं कि जलवायु में चेंज आता है। आप पढ़ते हैं ना कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जैसे प्रेशर बेल्ट चेंज होती हैं सन के मूवमेंट की वजह से, और इसी वजह से क्या होता है कि सांस्कृतिक कारक जो कल्चरली फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं किसके, ह्यूमंस के, ठीक है। तो ये बेसिकली और एल्सवर्थ हंटिंगटन ने बातें कुछ बोली हैं। अब अगर जो हम माजिद हुसैन साहब की बुक को फॉलो करें तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए लिखा है सामने, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये जो अंडरलाइन पोर्शन हम उस पर चलेंगे, आप पेन की टिप को फॉलो कीजिएगा। उसकी अंतर संबंधों के विषय में खोज विश्व के प्रति व्यापक दृष्टि और वास्तुशिल्पीय एकता, आर्किटेक्चरल यूनिटी के प्रयास महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अंतर संबंधों के विषय में खोज यानी इंटर रिलेशंस के बाद में जो उन्होंने जो रिसर्च थी उनकी, वो इंटर रिलेशंस के टॉपिक्स पर बेस्ड थी, ठीक है। और आर्किटेक्चरल, वास्तुशिल्पीय एकता, आर्किटेक्चरल यूनिटी जो होती है, ठीक है, किसकी, ह्यूमंस के प्रति, ठीक है, एक तरीके से नेचर और ह्यूमंस के प्रति जो आर्किटेक्चरल यूनिटी है उसके प्रयास इनके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। नीचे आइए, यहाँ से देखिए, हंटिंगटन वातावरणीय नियतिवाद सोच का भूगोलवेत्ता था जिसने मानव समुदाय व देश की जीवन शैली की व्याख्या मौसम व जलवायु दशाओं पे की। वही सिविलाइजेशन क्लाइमेट वाली बुक की बात हो रही है यहाँ पर। मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव को दर्शाने के लिए हंटिंगटन विख्यात बना। मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव क्या है इसका मतलब, ये बुक आपने अभी जस्ट पढ़ी है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है क्या, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, उसमें बताया जा रहा है कि मानव के जीवन पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ा। सिविलाइजेशन क्लाइमेट बुक की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उनके अनुसार इतिहास के बुद्धिपरक बोध के लिए यह आवश्यक है कि परिवर्तनशील प्राकृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि का भी अच्छा ज्ञान हो, क्योंकि प्राकृतिक रंगमंच पर ही ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्या कि इतिहास के बुद्धिपरक बोध के लिए, हिस्ट्री की अच्छी स्टडी के लिए ज़रूरी है कि जो चेंजिंग नेचुरल इन्वायरमेंट है उसकी पृष्ठभूमि का अच्छी तरीके से हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये कौन कहते हैं, हंटिंगटन। हंटिंगटन ने इस परिकल्पना का विकास किया कि 13वीं सदी में मंगोलों का, मंगोल्स कौन थे, ठीक है, जो मंगोलों के आक्रमण होते थे ना, मंगोलिया एक देश है, वहां से आक्रमण होते थे, तो जो लोग आक्रमण करते हैं ना मंगोल कहते हैं। मंगोल का पूर्वी यूरोप पर आक्रमण और उनका भारत व चीन विजय के पीछे मध्य एशिया में चरवाहों का शुष्क बन जाना, इन सब यायावार पर जीवन निर्भर करता है कि इन्हीं शुष्क बने चरवाहों से यायावार के, यायावार कौन, जो आए थे, उन लोगों के बारे में बात हो रही है, के दल भारत, चीन व यूरोप, पूर्वी यूरोप की ओर बढ़ निकले। यानी उनकी सिविलाइजेशन जो थी वो क्यों बढ़ गई, क्योंकि वो इस क्लाइमेट में एडजस्ट कर पाए, ठीक है। बेसिकली ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ये बुक आप जानते ही हैं, ठीक है, पल्स ऑफ एशिया, सिविलाइजेशन क्लाइमेट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नीचे आइए, हंटिंगटन ने सुसंगत रूप से सभ्यता मानव मापन के लिए गणितीय परिकलन अभिगम, क्वांटिटिव अप्रोच का पालन किया। तो आपको ये याद रखना है कि हंटिंगटन ने जो सिविलाइजेशन का मेजरमेंट किया है मैथमेटिकली, उसके लिए कौन सा अप्रोच यूज़ किया है, क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है, ये वाला अप्रोच उन्होंने यूज़ किया है, आपको ये बात याद रखनी है। तो आपका बेसिकली यही था एल्सवर्थ हंटिंगटन में, ठीक है, ये आपके एल्सवर्थ हंटिंगटन थे, कंप्लीट हुआ। अब हम अगर जो नेक्स्ट जोग्राफर पढ़ेंगे उनका नाम है आयसा बोमैन, ठीक है, ये हम आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
ये है ना आपके सामने, देखिए आयशा बुमैन, ठीक है। ये हम आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एल्सवर्थ हंटिंगटन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है मार्क जेफरसन, एलन चर्चिल सैम्पल और आपके एल्सवर्थ हंटिंगटन। ओके, थैंक यू।